नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी हत्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई दोस्त अपने ही दोस्त को पैसों के लिए ऐसा कर सकता है। कैसे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया और फिर कैसे पुलिस को पागल बनाए रखा। आज हम बात करने वाले हैं शरत हत्याकांड के बारे में। शरत बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी फैमिली में 4 लोग थे। उसके माता पिता, एक बहन और वह खुद। शरत के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उसकी माँ हाउसवाइफ और दोनों भाई बहन पढ़ाई करते थे। शरत को कार और बाइक्स का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन उसने अपनी माँ से बाइक की जिद की और माँ के कहने पर उसके पिता ने उसे एक बाइक गिफ्ट कर दी। घर में नई बाइक आने से शरत का पूरा परिवार खुश था, लेकिन शरत को लेकर दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे जिसके बारे में शरत को कुछ भी नहीं पता था। बाइक आने के कुछ दिन बाद शरत अपनी माँ को कहता है कि वह बाइक की पार्टी देने अपने दोस्तों के पास जा रहा है, लेकिन आप परेशान मत होना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। और यह सब कहकर वह शाम को लगभग 6 बजे अपने घर से निकल जाता है। शरत को घर से गए हुए 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वह घर वापस नहीं आता। इसी बात को लेकर शरत की माँ परेशान होने लगती है कि शरत ने मुझसे कहा था कि वह जल्द ही लौट आएगा, लेकिन 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो उसकी माँ उसे कॉल करती है, लेकिन शरत कॉल नहीं उठाता। शरत अक्सर अपनी माँ का कॉल पहली बार में ही उठा लिया करता और अगर किसी कारण से नहीं उठा पाता तो 5 से 10 मिनट में कॉल बैक जरूर कर देता। लेकिन उस दिन शरत का कोई कॉल बैक नहीं आता, इसीलिए उसकी माँ को कुछ अजीब लगता है। लेकिन फिर उसकी माँ सोचती है कि शायद वह घर आ रहा होगा और बाइक पर उसको कॉल सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए वह कुछ और समय इंतजार करती है। लेकिन फिर भी ना तो शरत का कॉल आया और ना शरत खुद घर आया। शरत की माँ उसे बार बार कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी शरत का कोई जवाब नहीं आता। यह सब चल ही रहा था कि शरत की तरफ से उसकी माँ के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज शरत का ही था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि वह 10:30 बजे तक घर लौट आएगा। यह मैसेज देखकर शरत की माँ को फिर से कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जब भी शरत अपनी माँ को मैसेज करता था तो उस मैसेज की शुरुआत में वह अपनी माँ को अम्मे कहकर संबोधित करता, लेकिन यह जो मैसेज आया था इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वह 10:30 बजे तक घर लौट आएगा। इसीलिए शरत की माँ को उसकी फिक्र होने लगती है और इसीलिए उसकी माँ उसे मैसेज करती है कि वह तुरंत उसको कॉल करे या फिर जल्द से जल्द घर आए। इस मैसेज का फिर से शरत कोई जवाब नहीं देता। वह उसके मैसेज का इंतजार कर ही रही थी कि फिर से शरत की माँ के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। इस बार शरत की तरफ से एक वीडियो भेजा गया था। जब उसकी माँ उस वीडियो को खोलकर देखती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वीडियो में शरत था जिसमें शरत कह रहा था कि इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और यह लोग अब 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो, वरना यह लोग मुझे मार देंगे। यह वीडियो देखते ही शरत की माँ शरत के पिता को दिखाती है तो उनके भी पसीने आ जाते हैं। वह लोग शरत को बार बार कॉल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वह लोग पुलिस के पास जाने की बात कर ही रहे थे कि शरत की तरफ से एक और वीडियो आता है जिसमें शरत कहता है कि अगर आप लोग पुलिस के पास जाओगे तो यह लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों को मेरी बहन के बारे में भी पता है और यह लोग उसे भी फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो। यह वीडियो आने के कुछ देर बाद ही एक और वीडियो आता है जिसमें शरत कहता है कि यह लोग बहुत खतरनाक हैं और आतंकवादी की तरह दिख रहे हैं। यह लोग आपको कॉल करके बताएंगे कि पैसे कहां पर लाने हैं। ज्यादा देर मत करो वरना यह लोग मुझे मार देंगे। शरत के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं और शरत के किडनैप होने की बात वह पुलिस में बता देते हैं। पुलिस उनकी कंप्लेंट लिख लेती है और शरत को ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। पुलिस शरत के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब तक शरत का फोन भी ऑफ हो चुका था जिससे वह मैसेज भेज रहा था। पुलिस एक के बाद एक कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिलता। इस केस में टेक्निकल टीम ने भी एक अहम भूमिका निभाई। जब टेक्निकल टीम ने शरत की भेजी गई वीडियो की जांच करना शुरू किया तो उनको पता चलता है कि शरत एक वीडियो के आखिर में कह रहा था कि यह सब ठीक है। इससे टेक्निकल टीम अंदाजा लगाती है कि शरत अब जिसके साथ भी है वह उन सभी को अच्छे से जानता है। इसके बाद पुलिस वाले शरत के माता पिता से यह जानने की कोशिश
कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा हो। इस बात का आंसर देते हुए शरद के पिता शरद के एक दोस्त विशाल के बारे में बताते हैं कि वह हम लोगों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। मुझसे कहता है कि अंकल उन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो वरना वह लोग शरद को मार देंगे। इसके बाद पुलिस वाले विशाल से भी बहुत सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन विशाल उनके सभी सवालों का जवाब सही सही दे देता है। लेकिन पुलिस वालों को विशाल पर शक हो जाता है और इसीलिए विशाल की कॉल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री निकलवाई जाती है। इसके बाद शरद और विशाल दोनों की कॉल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री पुलिस के पास आ जाती है और फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस वक्त शरद ने वह वीडियो भेजा उस वक्त विशाल भी वहीं पर मौजूद था। इसके बाद पुलिस वाले फिर से विशाल से पूछताछ करना शुरू करते हैं और वह अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए विशाल तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। वह पुलिस को सारी बात बताता है, सभी खुलासे कर देता है, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई दोस्त अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है। वह पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है कि वह और शरद बचपन के दोस्त थे और वह शरद की बहन के साथ ही पढ़ाई करता था। वह शरद की बहन से प्यार भी करता था और वह दोनों फोन पर बात भी करते थे। विशाल की आर्थिक स्थिति शरद के परिवार से बहुत ही ज्यादा कम थी। विशाल इसीलिए एक आरटीओ ऑफिस में काम करता था। विशाल ने बहुत से लोगों से पैसे उधार ले रखे थे और अब वह लोग विशाल से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। इसी सब से परेशान होकर विशाल शरद के किडनैपिंग का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शरद के पिता एक टैक्स ऑफिसर है, उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं और इसीलिए उसने वह प्लान बनाया था ताकि वह शरद के पिता से अच्छे खासे पैसे ऐंठ सके। उसने इस प्लान में अपने कुछ और दोस्तों को भी शामिल कर लिया। विशाल ने उन सभी को बताया कि मैं शरद की फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, जब वह लोग शरद की किडनैपिंग की बात सुनेंगे तो वह तुरंत पैसे दे देंगे और फिर वह शरद को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है। विशाल शरद के कार और बाइक के शौक के बारे में अच्छे से जानता था, इसीलिए वह शरद को कहता है कि मेरा एक और दोस्त है और उसने विदेश से एक बहुत अच्छी बाइक मंगवाई है, हम दोनों वहाँ पर चलेंगे और उस बाइक की पार्टी करेंगे, उस बाइक को चलाएंगे। तुम यह बात अपने घर वालों को मत बताना वरना वह लोग तुम्हें आने नहीं देंगे। और इसीलिए शरद अपनी माँ को यह कहकर जाता है कि वह अपनी बाइक की पार्टी देने दोस्तों के पास जा रहा है। शरद विशाल की बताई गई जगह पर पहुँच जाता है। जैसे ही शरद उस जगह पर पहुँचता है तो विशाल और उसके दोस्त शरद को उठाकर एक गाड़ी में डाल देते हैं। उसके चेहरे और हाथों को पूरी तरह से पैक कर देते हैं ताकि वह भागने की और चिल्लाने की कोशिश ना कर सके। इसके बाद वह लोग उसको 40 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में लेकर चले जाते हैं। विशाल ने शरद से जबरदस्ती वीडियो बनवाया ताकि वह उसकी माँ को भेज सके और फिर वीडियो भेजने के बाद वह शरद की बहन को कॉल करता है ताकि वह उसके घर पर क्या चल रहा है यह जान सके। शरद की बहन उसको बता देती है कि भैया को किसी ने किडनैप कर लिया है और अब वह लोग 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसके बाद वह उसकी बहन से पूछता है कि अब घर वालों ने क्या सोचा है, तो वह बता देती है कि घर वाले पुलिस के पास जाने वाले हैं। यह सब सुनकर वह उसकी बहन को कहता है कि वह जल्द से जल्द उसके घर आ रहा है और शरद से फिर एक बार वीडियो बनवाता है, जिसमें वह शरद से वीडियो बनवाता है कि घर वाले पुलिस के पास ना जाएं वरना यह लोग मुझे मार देंगे। और फिर वह वीडियो शरद के घर वालों के पास भेज देता है। इसके बाद वह शरद के घर पर आ जाता है। जब उसको पता चलता है कि शरद के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों को कॉल करके कहता है कि शरद को जल्द से जल्द मार दो वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने शरद को मारने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो सोचा था कि शरद के पिता जल्द से जल्द पैसे दे देंगे, लेकिन विशाल उन लोगों को समझाता है कि शरद के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और अगर हम लोगों को आजाद रहना है तो हम लोगों को शरद को मारना ही होगा। और इसके बाद विशाल के दोस्त शरद को गला घोटकर मार देते हैं। शरद के मरने के बाद वह सभी लोग शरद की लाश को रातों रात नरसिंह मैया लेक पर लेकर पहुंच जाते हैं और फिर शरद की लाश को एक बड़े से पत्थर के साथ बांधकर नरसिंह मैया लेक में डाल देते हैं। इसके बाद वह सभी लोग अपने अपने कामों में ऐसे लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि उन पर किसी को भी शक ना हो। वह लोग रोजाना रात को नरसिंह मैया लेक पर जाकर यह देखते कि शरद की बॉडी पानी के ऊपर तो नहीं आ गई। 5 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 5वें दिन शरद की बॉडी पत्थर से खुलकर नरसिंह मैया लेक के ऊपर तैरने लगती है। जब वह लोग शरद की बॉडी को ऊपर तैरते हुए देखते हैं तो वह लोग तुरंत उस नरसिंह मैया लेक में कूद जाते हैं और शरद की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद वह लोग फिर से शरद की बॉडी को एक पत्थर के साथ बांधकर नरसिंह मैया लेक में डाल देते हैं और साथ में एक नमक की बोरी भी डालते हैं ताकि शरद की बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद शरद की बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है, इसीलिए
वह लोग शरद की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं और एक गड्ढा खोदकर शरद की बॉडी को उसमें दफना देते हैं। पुलिस को जब यह सब कुछ पता लग जाता है तो उस जगह की भी छानबीन की जाती है जहाँ पर शरद को दफनाया गया था। शरद की बॉडी उसी जगह से बरामद हो जाती है और शरद का अंतिम संस्कार किया जाता है। विशाल और उसके सभी दोस्तों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। इस वक्त वह सभी लोग जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।